प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले शहबाज शरीफ को दुनिया भर के अहम ममालिक से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल। पीटीआई के धांधली इल्जामात के बावजूद आलमी ताकतों ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रूसी सदर भारतीय वजीर आजम मोदी भी शहबाज शरीफ के मुंतखब होने पर खुश। वफाकी काबीना की तश्कील न हो सकी, कौन बनेगा वजीर खजाना, बहस तवील हो गई। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई को रिहा करें, करारदाद कौमी असम्बली में पेश। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें मुख्तलिफ पार्टीज को देने का सिलसिला शुरू कर दिया, पीटीआई का एहतजाज। और इसके अलावा बात करेंगे 9 में वाकयात के जिम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला, हालिया इलेक्शन के बाद इल्जामात बेबुनियाद करार, झूठी और जाली खबरों पर तशवीश। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जिया निगार हैं कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद एक सख्त प्रेस रिलीज सामने आई और उसमें कुछ फैसलों की बातचीत है, जो बाज़गश्त है वो कुछ ऐसे फैसले जो अहम हो सकते हैं पाकिस्तान के आने वाले दिनों के लिए। ये बताइए कि काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। कोई आने वाले दिनों में हम नई डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कहा गया कि इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा 9 मई के जो भी किरदार हैं, तो कोई क्रैकडाउन, किसी किस्म की कोई सिचुएशन बनती हुई देख रहे हैं? आई थिंक जो ये कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है, एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात हुए हैं और उसके बाद चारों सूबों में और फिर वफाक के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर है कि हल्फ ले लिया है और हुकूमत बन गई है, काबीना अभी बनना बाकी है। तो उसके बाद ये मीटिंग हुई और अनयूजुअली तौर पर बहुत लंबी और तवील एक जो प्रेस रिलीज जारी की गई और उसमें आई थिंक जो मैसेज है वो बड़ा वाज़ेह है कि 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें यकीनी तौर पर जो तहरीके इंसाफ है वो अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था। और उसके बाद शायद ये समझा जा रहा था कि हो सकता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कोई नरमी हो या वो अपनी जो पॉलिसी है वो रीविजिट करें रिगार्डिंग तहरीके इंसाफ। लेकिन आज की कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो ISPR की स्टेटमेंट है उसमें तो आई थिंक बड़ा वाज़ेह है कि देयर इज़ नो पॉलिसी चेंज। और ख़ास करके जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके हवाले से आज भी जो फौज की क़यादत है दे आर डिटर्मिन्ड के तमाम लोग जिन्होंने उनके बकौल जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, शोहदा की जो निशानियां थीं या जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको टारगेट किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनके जो मास्टरमाइंड्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो आई थिंक आई लुक एट इट दिस वे कि इस जो आज की कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है उसके बाद एक ही आई थिंक मैसेज क्लियर है कि कोई लेटअप नहीं है, कोई कंसेशन या कोई रिलीफ जो है वो तहरीके इंसाफ को मौजूदा हालात में मिलता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जो गवर्नमेंट बनी है उसको बैक किया है, उसको एंडोर्स किया है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में और कहा गया कि इनका भरपूर साथ देंगे, लेकिन मामलात काफ़ी जो है वो उलझ चुके हुए हैं। अब इस तरह की जो सिचुएशन बन गई है उसमें अगर मज़ीद कोई सख्ती होती है या मज़ीद अगर कोई हम देखते हैं सिचुएशन डेवलप होती है तो उसका सियासी मंजरनामे पर एक बहुत इम्पैक्ट होगा। इसका इदराक है, इस हवाले से कोई डिस्कशन हुई? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि 8 फरवरी के आम इंतखाबात से पहले ऑब्वियसली जो तहरीके इंसाफ थी वो तो असेंबली में मौजूद नहीं थी और अब एक वो फॉर्मिडेबल अपोजिशन के तौर पर तो सामने हैं। और हमने देखा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कई ऐसे तहरीके इंसाफ के रहनुमा जो रोपोश हुए थे वो दोबारा मंजर आम पर आए, यानी कि उनको एक इंकरेजमेंट मिली है जो लोगों ने मैंडेट दिया है। तो ऐसी सूरत में अगर उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहता है या मजीद सख्ती की जाती है तो फिर KP के अंदर हुकूमत भी है तहरीके इंसाफ की और विफाक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर, तो ये यकीनी तौर पर एक चैलेंज होगा। लेकिन आई थिंक जो इसमें इम्पोर्टेंट है जो हमारे यहाँ ऑब्वियसली किसी भी गवर्नमेंट या इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है उसकी सर्वाइवल डिपेंडेंट होती है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे। तो आज की जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है उस प्रेस रिलीज में बड़ा वाज़ेह है कि एटलीस्ट जो एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि जो इक़्तिदार की मुंतकिली एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर के जरिए हुई है, बड़े ज़बरदस्त इलेक्शन हुए हैं और उन्होंने डिनाई भी किया है कि जी फौज पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि धांधली में शायद उनका किरदार है, उन्होंने कहा है कि जी फौज का किरदार तो सिर्फ बेहतर सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना था और वो डिस्पोजल पर थे जो इलेक्शन कमीशन है और वो अपनी ड्यूटीज उन्होंने निभाई हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वार्न किया है कि जो लोग मुल्क में अफरा तफरी या फेक न्यूज़ के जरिए
इदारों को बदनाम कर रहे हैं और अपनी कमजोरियों को या अपनी नाकामियों को इदारों के ऊपर डालना चाहते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पास अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं, वहां पर जाकर जो कानून और अपना जो आईनी हक है इस्तेमाल करते हुए उसके लिए आप अपनी रेमेडी उसको लें। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी एक पैगाम है कि अगर आइन और कानून से हटकर कोई भी जो फरीक है, या आप कह लें कि तहरीक इंसाफ एहतजाज, धरने या किसी और तरीके से वो अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। क्योंकि ISPR की स्टेटमेंट में ये भी है कि अब क्योंकि इलेक्शंस हो गए हैं तो पाकिस्तान को जो सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और एक इकोनॉमिक रिवाइवल की जरूरत है, तो उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ जी, कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सर। अच्छा, ये इस तरह के प्रेस रिलीजेज हमने देखे हैं, माजी में भी कई दफ़ा आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 9 मई को 1 साल होने वाला है, अभी मार्च में है, उसके अप्रैल मई राउंड द कॉर्नर सर। तो इस तरह के मुझे याद पड़ता है कि ये पहली प्रेस रिलीज नहीं है, इससे पहले भी ये कोर कमांडर्स के इजलास हुए हैं, इससे ज़्यादा सख्त हमने देखा चीज़ें कही गई हैं। सो अगर 1 साल में अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और इस वक्त हमें बताया जा रहा है मिलिट्री ट्रायल है, मिलिट्री कोर्ट्स खुद कर रहे हैं, तो फिर कहाँ पर आप समझते हैं कि कोई बॉटल नेक्स हैं, हर्डल्स हैं में मिलिट्री के जो हैं वो ट्रायल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सके सर? आई थिंक उसमें एक जो बड़ी वजह है जो मुकम्मल नहीं हुए, आपको पता है कि ये मामला अदालतों में भी गया था और एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था कि जो सिविलियंस के ट्रायल नहीं हो सकते मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। बाद में उस आई थिंक फैसले पर एक और जो रिव्यू में मुख्तलिफ फैसला आया था। तो ये भी एक रीजन है और इसी वजह से आई थिंक इस लिहाज से आप यू आर राइट कि जो पहला ये मौका नहीं है, इससे पहले भी जो ISPR है या फौज की तरफ से ये बयानात आते रहे हैं कि जी हमने जो भी 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलविस हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना है, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं सके। तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद खास करके 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनके नताइज हैं उसके बाद मे भी ऐसा ना हो, या जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव है। बट उसको जब रीट्रेट किया है तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि जो आम तौर पर तासुर है कि शायद उनको एक सेटबैक हुआ है इन इंतखाबात के नतीजे में, तो वो शायद उस तासुर को भी दूर करना चाहते हैं। और उन्होंने बेसिकली तो ये कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है कि वो 9 मई के में जो भी लोग मुलविस हैं उनको सजा देना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि इसको कैसे आगे परसू करेंगे। अच्छा, आप बट समझते हैं पब्लिकली कामरान कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा एक मतलब रोब रहा है, दबदबा रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, हमारी पॉलिटिकल लीड जो है वो ये खड़ी नहीं हो सकी, वो कभी आके अपने पाँव पे नहीं खड़ी हुई, कभी उन्होंने असल्ट नहीं किया, कभी अपनी इंटेग्रिटी इतनी पावरफुल नहीं थी कि इंस्टीट्यूशंस के सामने वो खड़े हो सकते। तो आप समझते थे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी डिफेंस दिखाई गई है, रेजिस्टेंस दिखाई गई है, तनकीद है एस्टेब्लिशमेंट पे, उसका जो क्लाउड था, उसकी जो पावर थी या दूसरे लफ्ज़ों में दहशत थी, वो बड़ी हद तक पीछे गई। और स्पेशली सोशल मीडिया जो है उन्होंने उनको बैक फुट पे जाने पे मजबूर किया, जिसका जिक्र भी है आज इसमें प्रेस रिलीज में कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे एस्टेब्लिशमेंट कितने बड़े दबाव में है। सो आपको लगता नहीं है कि इस तरह के प्रेस रिलीजेस तो आते रहे हैं लेकिन वो कोई बहुत बड़ा कोई स्टेप लेने में कोई कामयाब नहीं हुए अगेन हुए, और जो सोशल मीडिया है उनकी सबसे बड़ी रुकावट है और वो उससे सोशल मीडिया से खुश नहीं है, जिसका मैं उनके प्रेस रिलीज में नजर आ रहा है सर। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारे यहाँ जो पहले देखें, आपको तो मेरे से ज्यादा अरसा हो गया, जब मुझे भी जर्नलिज्म में आपको 24 साल होने वाले हैं। तो एक जमाने में आपको पता है कि हम खुफिया एजेंसियां जो हैं वो ISI का नाम लिखने पर भी आपको पता है कि पाबंदी थी, आप कहते थे कि बस सिर्फ एजेंसीज लिखें। तो फिर वो वक्त आया कि ना सिर्फ ISI लिखा जाता है बल्कि उनके जो हेड्स हैं उनके नाम तक किए जाते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि आमतौर पर जो सिटिंग आर्मी चीफ होता था उस पर तनकीद समझते थे कि जी बिल्कुल ये नो गो एरिया है। वो पाकिस्तान के अंदर हमने रेड लाइन क्रॉस होते देखी। तो ये बिल्कुल बात अपनी जगह पे ठीक है कि सोशल मीडिया के आने की वजह से और जो थ्रेश होल्ड है वो शायद अब बढ़ गया है। मतलब अब बहुत खुल के बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, इससे पहले आप आगे जाए थोड़ा सा कामरान, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। तो आपको लगता नहीं है कि जो बात आपने अभी की कि कभी माजी में बात नहीं होती थी, उस पर ISI पे नहीं होती थी, आर्मी चीफ इदारे पे नहीं होती और बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं होती थी, तो जनरल मुशर्रफ साहब जब आए बरह रास्त रूल हुआ तो फिर इंटरेक्शन होना शुरू हो गया, हमारे फौजी भाइयों का भी जर्नलिस्टों से मिलना शुरू कर दिया, उन्होंने पॉलिटिशियन से मिलना शुरू कर दिया, कन्वेंसिंग शुरू हो गई, लॉबिंग हो गई। और वो जो एक होता है कंसेप्ट होता है अनसीन का, एजेंसीज के लोग तो मोस्टली अनसीन होते हैं या जो पावरफुल लोग पीछे बैठे, जब वो एक्सपोज हुए, मिलना शुरू किया है उन्होंने मीडिया के लोगों से, सियासतदानों से, तो एक तो मेरा ख्याल है वो जो खौफ था
उन्होंने कहा ये भी तो हमारी तो नॉर्मल से इंसान ही है यार, हमें खाम खाम समझ। नंबर वन। दूसरा, ये हमने देखा कि पॉलिटिक्स में इतना आगे आ गए हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट आ गई है, स्पेशली जनरल बाजवा साहब के दौर के बाद, कि उनका जो रोल है वो पॉलिटिकल सा रोल ज़्यादा बन गया है। एक जो स्टैब्लिशमेंट का अपना रोल होता है वो रोल शायद नहीं रहा, इसलिए वो लोग जो उसको एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ट्रीट करते हैं कि हाँ ठीक है जी, आप आए, अगर पावर में आप बैठे, आप थोड़ी सी कोई तारें हिला रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, आप सियासतदानों से मुलाकातें जीएचक्यू में कर रहे हैं, सहाफ़ियों को बुला रहे हैं, एंकर से मिल रहे हैं, और आपकी 4-4, 5-5 घंटे मीटिंग्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, तो देन आपको उन्होंने एक आके पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मेरा ख्याल डील करना शुरू कर दिया, सियासतदानों ने भी, ये मीडिया ने भी और सोशल मीडिया ने भी और आवाम ने भी। सर देखें, मैं जो यही बात कर रहा था कि जो मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरह की डिफाइंस नहीं है। आपने खुद ही जिक्र किया मुशर्रफ के दौर का। मुशर्रफ क्योंकि मिलिट्री रूलर थे, डायरेक्ट गवर्नमेंट कर रहे थे, तो आपको भी पता है कि जो लॉयर्स की लॉन्ग मार्च हुई, उसके बाद जो लॉयर्स की मूवमेंट चली, और उसमें जिस तरह की तकारीर उस वक्त ऑब्वियसली आर्मी चीफ थे जनरल मुशर्रफ, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती थी, उसकी नज़ीर भी हमें नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद हमने ये जरूर देखा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आमतौर पर कहते यही है कि जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जब फौज डायरेक्ट रूल आप करती है, तो वो जो एक पर्दा होता है ना बिटवीन अवाम और जो फौज के दरमियान, वो खत्म हो जाता है। जब खत्म होता है तो मतलब झाका उतर जाता है, दूसरे लफ्जों में जो हमारे यहाँ झाका उतर जाता है। और वो बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोग आम तौर पर ये किसी ने, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी ने ये किताब भी रिटायर्ड जर्नल ने लिखी थी कि जी बेसिकली जो फौज जब बैरकों में रहती है और उसका पब्लिक इंटरेक्शन कम होता है, तो फौज को पाकिस्तान के अंदर हमेशा अवाम ने एक देवता की तरह, एक मतलब एक बहुत ही कोई सुपर नेचुरल जो फोर्स होती है उस तरह ट्रीट किया कि जी बाकी सब कुछ खराब हो सकता है पाकिस्तान में, फौज कम से कम खराब नहीं हो सकती है, वो चीजें नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर है कि जब आपका पब्लिक एक्सपोजर बढ़ता है, तो फिर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यू ऑल्सो रियलाइज कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, कि उनसे भी गलतियां होती हैं, उनसे भी मिस्टेक्स होती हैं, वो कोई फरिश्ते नहीं है। तो इसीलिए कहा यह जाता है, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो या फौज हो, बेहतर यही होता है कि उनका मिनिमम इंटरेक्शन हो विद द पब्लिक। तो ये जो डिस्टॉर्शन आई है गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान के अंदर, और वो आई थिंक खास करके 2 साल के अंदर, अगर हम देखें 3 साल के अंदर, तो ये चीजें सारी जो पर्दे हैं ना वो सारे अब हट गए हैं। और फिर जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा आई थिंक बोल्ड है इन देयर क्रिटिसिज्म, वो नुआंस पे यकीन ही नहीं रखती इस तरह से। अच्छा, एक ये भी कहा जाता है कि ये जो 5th जनरेशन वॉर जो है ये हमारे वहीं से भी शुरू हुई थी, जब हमने देखा जनरल कियानी साहब इस पे एक्टिव हुए, फिर जनरल ये रहील साहब के दौर में, मजीद फिर जनरल बाजवा साहब के दौर में, जो उस वक्त साबिक डीजी थे 2 ISPR के, जनरल आसिम बाजवा साहब और जनरल गफूर साहब, तो उनके दौर में एक बड़े पैमाने पे एक इस तरह के सोशल मीडिया टीम्स भी बनी, वहाँ से बड़ा एक एग्रेसिव किस्म की उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी शोर की इस पे, ये ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, ये कहे कि 5th जनरेशन वार है। अब वार सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जानी, आपने यहाँ पे कीबोर्ड वॉरियर भी आपको चाहिए। सो आज आपको लगता नहीं है कि वो जो 10-12 साल पहले इस तरह की पॉलिसी बनाई गई थी, अब वही वो गले पड़ गई है, और आज जो उनकी प्रेस रिलीज आई है कोर कमांडर्स की, तो बार बार जो मुझे मेन उसमें लग रहा है उनके लिए मेन वरी जो है, जो थ्रेट है बड़ी, वो तो यही लग रही है। ट्विटर भी इसलिए वो बंद किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पे भी अगेन उसकी रिस्ट्रिक्शंस आ रही है। हाउ डू यू सी दैट? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक उसमें जो बिल्कुल जो कीबोर्ड वॉरियर्स और जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए जो एक आप कह सकते हैं कि एक फौज जवानों की तैयार की थी, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वही आई थिंक उसमें से बेशतर लोग वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट और इमरान खान को सपोर्ट करने वाले थे, वही आज ज्यादातर आपको लगेगा उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी ना, आपको अगर याद हो जनरल, और ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी, सारे कर रहे थे। इमरान खान के अलावा वो ये उन्होंने लोगों की ब्रेन वॉशिंग की, जिस तरह किसी जमाने में हमने अफगान जिहाद के नाम पर लोगों को बताया, जवान लोग यहाँ से अफगानिस्तान भेजे कि ये अल्लाह की राह में आप जिहाद कर रहे हैं रूस के खिलाफ। सेम इसी तरह से हमने ये कहा कि इमरान खान सिर्फ एक ईमानदार और फरिश्ता इंसान है, बाकी तमाम लोग जरदारीज और भुट्टोज और शरीफ एंड एवरीथिंग, ये सारे लोग करप्ट हैं। और बाद में आपको भी पता है, आपकी भी इंटरेक्शन होती रहती है, इस बात का एस्टेब्लिशमेंट के जो माजी के लोग हैं वो एडमिट करते हैं कि वो हमारे से गलती हुई, कि ठीक है हर जमात के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि PTI में तमाम बुरे लोग हैं
या नून लीग में सारे फरिश्ते हैं, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हमसे गलती ये हुई। आप ये कैसे इसको हैंडल करेंगे इसको सोशल मीडिया को? पहले हमने देखा FIA को भी एक्टिवेट किया गया, साइबर लॉज बनाए गए, लोगों को उठाया गया, उस पर तनकीद, अदालतें, कचहरियाँ और भी बहुत कुछ हमने देखा। फिर आप देख रहे हैं ट्विटर जो है वो बंद किया हुआ है, उस पर लोग अगेन VPN के जरिए जाए ना जाए। आज फेसबुक का हमने देखा, वहाँ पे भी थोड़ा सा मेरा ख्याल झटका आया, अगरचे वो कह रहे इंटरनेशनल था। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि मुझे याद है खान साहब जो थे, ये आइडिया उन्हीं का था वैसे, उनके हामियों से मादरत के साथ, वो कहते थे मुझे सऊदी अरब वाली, मुझे रशिया वाली, मुझे चाइना वाली, मुझे ये वाली पावर चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए जहाँ पे कंट्रोल्ड किस्म की डेमोक्रेसी हो, सख्त रूल हो। तो अगेन अगेन उनके मॉडल तो यही थे कि सोशल मीडिया वहाँ पे आज़ाद नहीं है। तो पाकिस्तान में भी ये रजीम वापस आ रहा है जो खान साहब ने ड्रीम देखा था कि सऊदीज, ये रशियन या चाइनीज पावर होनी चाहिए और पाकिस्तान को वैसे चलाया जाए। सर देखिए, ख्वाहिश तो हमारे यहाँ बहुत से लोगों की यही है, जो आई थिंक पावर्स दैट भी हैं, कि ये जो सोशल मीडिया है और इतना ज़्यादा मीडिया को आज़ादी है, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए असल खतरा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? जो रूस का, सऊदी अरब का, दूसरे मॉडल्स की बात करते हैं, वो इसलिए नहीं हो पाएंगे कि हमारे यहाँ वो मुआशरा, आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता है, पहले भी मैंने जिक्र किया था कि आपके पेट में खाने के लिए कुछ है या नहीं है, जेब में पैसे हैं या नहीं है, एटलीस्ट हमारे यहाँ लोग बातचीत करके अपना कैथारसिस करते हैं। तो आई थिंक उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस मुल्क को पहले तो फैसला करना होगा कि क्या निज़ामी हुकूमत होना चाहिए, इस मुल्क को हमने किधर लेके जाना है। आई थिंक जब इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, लोगों की राय का एहतराम किया जाए और एक ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर लोग अपने कामरान, लोग जब एक दूसरे की राय का एहतराम नहीं करते, मतलब छोड़ दें हुकूमतें करें, बाद में आता है, आप ट्वीट करें, मैं करूं, लोग करें और बहुत सारे लोग करें, या आपस में लोग जो डिबेट कर रहे होते हैं ट्विटर, सोशल मीडिया, आपको लगता है कि वो एक दूसरे की कोई राय का एहतराम कर रहे हैं या एक दूसरे की कोई वहाँ कटसी दिखाई जा रही है या किसी को ओपिनियन को अप्रिशिएट किया जा रहा है या तनकीद भी की जा रही है? तो बड़े महजब तरीके हमारे सोसाइटी में, मुआशरे में ये है, ये कुछ तमीज़ हमें सिखाई गई है कि कैसे किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करना है, डिबेट कैसे करनी है, डिफर कैसे करना है। यहाँ तो गाली से आपको पता है, पहले गाली देंगे फिर उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आई थिंक इसमें जो सबसे अहम रोल है वो हमारी जो सियासी क़यादत है, ये उनका बनता है। क्योंकि ये बात हमें पता है कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इससे पहले भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, सियासत के अंदर, हर मुल्क के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी होती है, लेकिन एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी दूसरे का जो व्यू है वो बगैर उसको गाली दिए एक दलील के साथ आप एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आप अगर किसी एक नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं करते, आपको फौरन गालियां पड़ती हैं, आपको लिफाफा कहते हैं, आपको पता नहीं टाउट कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, और विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि कोई बंदा कितनी स्ट्रगल करके किस स्टेज पे पहुंचा है, कितना वो प्रोफेशनल है। तो उसके लिए आई थिंक जो हमारी लीडरशिप है, जो सियासी क़यादत है, they need to set the example. I think मुझे इससे याद है कामरान, एक इंडियन जी। एक्टर है यूट्यूब पे क्लिप बड़ा उनका बड़ा मशहूर एक्टर है, 3-4 मनोज पाज भाई भी बैठे हुए हैं, तो और भी हैं। तो उसमें एक एक्टर कहते मुझे तो गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाली भी तो भाषा है ना, उसके बकौल दिस इज आल्सो भाषा, मतलब ये भी तो जबान है ना लोगों की अपनी, वो उसी को भाषा समझते हैं। सर कमिंग टू फॉरवर्ड, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये इनका ये वज़ीर आज़म बन गए और हम इंतज़ार कर रहे थे कि दुनिया के कौन कौन से ममालिक जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, रिकगनाइज़ करते हैं। मेन जो थी मेरा ख्याल है अमेरिकन, सऊदीज़, चाइनीज़, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप भी अगेन सारे लोग जानते हैं कि अहम ममालिक हैं। क्या लगता है क्या रिस्पांस रहा है दुनिया का? क्योंकि अगेन बहुत सारी यहाँ पे आपको पता है कि शिकायत आ रही थी, रिगिंग की, धांधली की, अमेरिकन की कंसर्न थी, यूरोपियन यूनियन की थी, ब्रिटेन की थी, उनके भी, डेविड कैमरॉन का मैं देख रहा था, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो आपको कैसे लगा रिस्पांस सर, कि दुनिया खुश हुई है या उन्होंने कोई अभी तक ये खोलकर सपोर्ट नहीं दे रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे नई हुकूमत को, नहीं जनाब आप पे धांधली के इल्ज़ाम हैं, स्टोलन अगर मैंडेट की बातें हो रही हैं, तो आपकी को फॉरेन ऑफिस ये कवर करते हैं, तो आपकी क्या इस पर ओपिनियन और क्या खबरें हैं? सर देखें, इस टॉपिक के ऊपर पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी और मैंने यही कहा था कि जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट बन जाएगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि हर मुल्क जो है ज़रा प्रैग्मेटिक वो अप्रोच अपनाता है। तो उसमें जो अभी तक लग रहा है वो आई थिंक तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर उनका ख्याल था कि जितना वो शोर मचा रहे हैं कि बाहर की दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है। वो डिस्पाइट ऑल द रिजर्वेशंस वो इस गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। और उसकी सबसे एग्जांपल बड़ी ये है, और इससे अंदाजा भी होता है कि इमरान खान के दौर में इन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने खराब थे, कि जैसे ही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए नेशनल असेंबली से, तो विद इन नो टाइम जो प्रेसिडेंट शी हैं चीन के, उनकी तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान आ गया
फिर हमने देखा कि इसी तरह से जो सऊदी अरब है उसने देर नहीं लगाई। ईरान को देख लें, आज रूस की तरफ से भी पैगाम आ गया। इवन भारत के वज़ीर आज़म की तरफ से भी आज एक दो के स्मार्ट सा छोटा सा मैसेज उनकी तरफ से भी आ थोड़ा गया। सा सर कामरान भाई, थोड़ा सा इंडिया और रशिया, इंडिया पे मतलब रशियन पे प्यूटन जो है उनके साथ तो खान साहब ने 3-4 घंटे की मुलाकात भी की थी, बड़ी लंबी तवील मुलाकात चली थी। खान साहब को जाती निजी महफिलों में कहते भी थे कि प्यूटन से मेरी बड़ी इंतहाई अगर ज़बरदस्त किस्म की मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है। प्यूटन का आज मुबारकबाद का पढ़ के खान साहब मेरा ख्याल है खुश नहीं हुए होंगे कि यूक्रेन की वार पे उन्होंने बहुत सारी कॉस्ट दिया खान साहब ने वहाँ पे होकर, नंबर 1। दूसरा, अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का लग है कि बस वो जैसे ही वो महल्लेदार नहीं होते, शरीके वाले होते हैं ख़ानदान में कि चलें यार मुबारकबाद दे दो, कोई उसमें कुछ ज़्यादा वो नज़र नहीं है। खान साहब के दौर में आपको याद होगा जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा था पूरा, मतलब 8-10 अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कोई 5-6 पैरे थे। तो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने 3 लाइन में बता दिया कि बस हाँ यार ठीक है यार मुबारक हो यार, सुने आप वज़ीर आज़म बन गए, फेयर इनफ। ये कैसा लगता है आपको? मेरा ख्याल है वो गर्म जोशी नजर नहीं है जो इमरान खान साहब के दौर में हमें नजर आई थी। उनको लेटर लिखा गया था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। देखिए, इमरान खान के दौर में ना सिर्फ लेटर लिखा गया था बल्कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन के ऊपर इमरान खान साहब से बात भी की थी। उनके पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर है भारत के, उन्होंने बाकायदा बनी गाला जाके उनको एक बैट तोहफे में दिया था जिसमें तमाम भारत की क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स थे उनके दस्तखत थे। लेकिन उस वक्त आपको पता है कि बिहाइंड द सीन बैक डोर जनरल बाजवा एक डिप्लोमेसी चल रही थी और स्टिल देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी या एक होप थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान हो सकता है कि ताल्लुकात बेहतर हो सके। लेकिन फिर हमने देखा कि ताल्लुकात जब खराब हुए तो जब अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ आए थे, उस वक्त भी एक जरूर मुबारकबाद का ट्वीट किया था मोदी ने, और वो फिर थोड़ा सा बेहतर था। उसमें उन्होंने हिज एक्सीलेंसी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, और उन्होंने बात की थी कि रीजनल पीस की बात की थी, उन्होंने बात की थी डेवलपमेंट की बात की थी। यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब डिप्लोमेसी के अंदर मैंने इस पे लिखा भी है कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या कहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या नहीं कहते। अब इसमें उन्होंने ना तो कोई डायरेक्शन दी है फ्यूचर की कि रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, ना उन्होंने जो यूजुअल बात करते हैं दहशतगर्दी के हवाले से वो भी नहीं की। एक उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि भारत के अंदर अगले माह से इंतखाबात हो रहे हैं, तो इस मौके के ऊपर वो कोई ऐसी पोजीशन नहीं लेना चाहते जिससे उनके लिए डोमेस्टिकली चीजें जो हैं वो थोड़ी मुश्किल। ये बताइएगा कामरान भाई लास्टली कि जो बाइडन साहब ने इमरान खान साहब को भी फ़ोन नहीं किया था, जिससे खान साहब और उनके दरमियान एक कोल्ड वार कहें, टग ऑफ वार कहें, एनमिस्टी कहें, बढ़ती गई, क्या चांसेस हैं इस दफ़ा कि वो बाइडन साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करेंगे, या आपका ख्याल है स्टेटस को रखा जाएगा कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको कॉल तो बाइडन साहब ने की, इमरान खान साहब को नहीं की, और आपकी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को भी, आपका क्या ख्याल है, कॉल आएगी या इनको भी एट पार्ट ट्रीट किया जाएगा, बस ठीक है यार इन्नी औकात इन्होंने थे रखो? कल मेरी वॉशिंगटन में भी किसी से बात हो रही थी, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि अगर बाइडन वाकई शहबाज शरीफ को कॉल करें, और उसकी वजूहात हैं। सिर्फ क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि बाइडन वो प्रेसिडेंट हैं जो पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वो एज अ चेयरमैन फॉरेन रिलेशंस कमेटी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके थे। एज अ वाइस प्रेसिडेंट ये जो कैरी लूगर बिल था उसके मूजब वही थे। तो उनका जो मेरी अमेरिका में लोगों से बात होती है, पाकिस्तान के बारे में एक सर्टेन बायस है, और उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इनको जितना एंगेज करना है बस इतना ही रखो, इस तरह की एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। और उम्र के वो उस हिस्से में किसी ने मुझे कहा कि वो अब अपना जो नुक्ता नजर है वो पाकिस्तान के हवाले से नहीं बदलेंगे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, शॉक होगा कि अगर इस मौके के ऊपर वो शहबाज शरीफ को कॉल करें। और वैसे वो भूलने की भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम सुना है पिछले रिसेंट टाइम से, नाम भी भूल जाते हैं, जगह भी भूल जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को अगर वो भूल गए तो मेरा ख्याल ना शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब की तरह नाराज होना चाहिए, ना पाकिस्तानी कौम को इज्जत और गैरत का मसला बनाना चाहिए। सर लास्ट ना कमेंट सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब, आपने हमें वक्त दिया, और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पीटीआई के लिए एक और बुरी खबर, जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, उसमें जो उनका पॉइंट है कि हमारा मैंडेट हमें दिया जाए तब तक हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे और आगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। आज हमने एक तरफ देखा कि ये सख्त प्रेस रिलीज आई और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो पीटीआई के 13 एमएनए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 13 एमएनएज ने उन्होंने करारदाद जमा कराई है बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। अब ये करारदाद अलामती करारदाद है या उनकी वाकई को होप्स हैं? मेरा ख्याल है जो लफ्ज़ आपने यूज़ किया ना, जो टोकन या इलामती सकती है, उसकी वजह ये है कि हाउस से आपने अगर इसकी अप्रूवल लेनी है
तो पहले तो इसकी अच्छी खासी डिबेट होती है, इस पे दोनों साइड्स इस पे वो करती हैं, इस पे तकरीरें करती हैं। एक तो अच्छा ये होगा स्पीकर एजाज सादिक साहब अगर चाहें इसको एडमिट करके ना कि इस पे डिबेट करा लेते हैं हाउस से। मतलब डेमोक्रेटिक तरीका तो यही है कि एक बड़ी अपोजिशन पार्टी है, 90 के करीब लोग हैं, उन्होंने अपने आके लीडर के लिए एक वहाँ पे मूव की है, तो आपको मेरा ख्याल है सुनना चाहिए, आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए कि क्यों इनकी सजाएं जो है ना माफ़ होनी चाहिए या इन पे केसेस क्यों वापस होने चाहिए। उनके पास यकीनी तौर पर अपने आर्गूमेंट्स होंगे, अपनी उनकी चीज़ें होंगी। वो 20 25 30 लोग जितने भी करारदाद पे ये बात करेंगे, जिन्होंने साइन भी किए हैं, कोई रीजनिंग देंगे, बताएंगे, कोई हवाले देंगे। मेरा तो ये ख्याल है कि एजाज सादिक साहब को उनकी इसको एडमिट करके ना बिफोर अगेन उसको कहते हैं वोटिंग के लिए हाउस के आगे कि इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। कल्चर तो ये होता है नंबर 1। और साथ में ये जो आपके यहाँ पे हुकूमती उसमें लोग बैठे हुए, इनको भी मौका मिलेगा कि ये उसमें साबित करें कि नहीं जनाब खान साहब या उनके जो हामी हैं जितने भी नाम लिखे हैं, शाहमद कुरैशी साहब हैं, परवेज इलाही साहब हैं, उसको सनम जवेद साहब हैं, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, जितने भी हैं यहाँ पर, उसके उमर चीमा साहब थे वहाँ पे, गवर्नर साहब गवर्नर वहाँ पे थे। बड़ी वैसे उनके साथ जो कुछ सलूक हो रहा है देख के बड़ा दुख होता है, क्योंकि अगर कंपेरेटिवली साहब गवर्नर उमर चीमा साहब थे, ये पीटीआई में मतलब पुराने सबसे पुराने बेहतर, मैं उनको हमेशा बेहतर ही एज ए पॉलिटिशियन के तौर पे लिया। मैं उनके अब हालात देखते हैं अदालतों में, कोर्ट के चेहरों में, तो दुख भी होता है। खैर अगेन कमिंग टू द पॉइंट, सो एक मेरा ख्याल है 2-4 दिन इस बात पे डिबेट होनी चाहिए, दोनों साइड अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें, वो भी दें ये भी दें। दैट्स व्हाट द डेमोक्रेसी इज। एक तो ये चीज है, मैं तो हक में हूँ एंड आई होप कि एजाज सादिक साहब एक बड़े सीजन्ड, लेकिन लिसनिंग कैपेबिलिटीज बहुत कमजोर हो चुकी है सब इन द गिवन सिचुएशन। दैट्स व्हाट द डेमोक्रेसी इज। फिर पार्लियामेंट बनाने का फायदा नहीं है। पार्लियामेंट का क्या मकसद होता है कि लोग सड़कों पे लड़ने की बजाय अपने अपने बंदे लड़ा के सही, चले बोलने वाले सही, वो हाउस में भेज दें, वहां पे वो फटे छटे डांग छोटे जो भी चलाने हाउस के अंदर चलाएं, सड़कों पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये जमहूरियत का बेसिक कंसेप्ट भी यही है कि मुख्तलिफ ख्यालात ओपिनियन के लोग आते हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो ये चाहूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हूँ, एजाज सादिक साहब हूँ, हुक्मरान जमात हो, इनको इसको एडमिट करके हाउस में इस करारदाद को आपको इस पर डिबेट करानी चाहिए। ये बड़ा मजा आएगा, लोग एजुकेट होंगे, दोनों साइड से एजुकेट होंगे, और इससे लोगों के अंदर एक दूसरे को सुनने का हौसला भी पैदा हो गया। एक चीज। अब दूसरी चीज ये है कि जनाब कि क्या इस तरह की पहले कोई करारदाद आई है कभी के बेनजीर भुट्टो साहब पे भी इस पे रहे हैं केसेस, रहे हैं नवाज शरीफ साहब पे रहे हैं, हु इज हु जो जेल में नहीं था, सजाएं भी हुई हैं। यूसुफ गिलानी साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, शाहिद खकान अब्बासी साहब थे, राजा परवेज अशरफ साहब थे, एक लंबी लिस्ट है जो लोग जेलों में रहे हैं, जिन पे पर्चे भी थे, मुकदमे थे। तो मेरी कोई रिसेंट मेमोरी में तो नहीं आ रहा, मैं कोई 20-22 साल से कवर कर रहा हूँ पार्लियामेंट को, मेरा अगर जाना हो तो 3-4 हुकूमतें 2002 के बाद हम भुगताए बैठे हैं, तो मुझे नहीं याद पड़ता, हो सकता है कभी हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई लीडर जेल में हो और उनकी पार्टी के लोगों ने आके वहाँ पे मूव की एप्लीकेशन या उन्होंने रेजोल्यूशन ये कह के कि जनाब कि आप इनके केसेस जो है ना सारे ये पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं, गलत बनाए गए हैं, आप इनको खत्म करें। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, अब किसी को उठा के देखना, कोई आज तक नहीं मानता कि मेरे पे जेन्युइन केस है, कोई नहीं मानेगा। मतलब गिलानी साहब को सुने, वो कहते पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है जिसमें उनको 7-8 साल सजा दी थी जनाब मुशर्रफ। नवाज शरीफ साहब को 14 साल हुई सजा, उसमें 13 केस में वो कहते पोलिटिकली मेरी विक्टिमाइजेशन है। बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी हमेशा यही कहते थे करारदाद में, नाम हटा दें, इसमें से इमरान खान साहब का नाम काट दें, और बाकी इसके बाद आप उसमें बेनजीर भुट्टो साहब लिख दें, नवाज शरीफ लिख दें, यूसुफ गिलानी लिख दें, जरदारी साहब लिख दें, शहबाज शरीफ लिख दें, शाहिद खकान अब्बासी लिख दें, उसके राजा परवेज अशरफ लिख दें, ये सारा वही लगेगा यार, ये तो वही वो सेम अल्फाज हैं। सो केसेस तो इमरान खान साहब के दौर में भी बन रहे थे, खान साहब कहते थे जेन्युइन केसेस हैं, उनके दौर में तो सारे जेल में बैठे थे, पूरी की पूरी अपोजिशन जेल में बैठी थी। खान साहब कहते थे इन लोगों ने करप्शन की, इन लोगों पर स्कैंडल है। अब ये कहते हैं कि खान साहब ने भी यही काम किया है, इनके भी स्कैंडल्स हैं, इनको भी इन्होंने स्कैंडल में सजाएं दी गई। सो दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट मतलब एज वेल कि सियासतदान जो है वो इस अपने ऊपर किसी केस को मानते नहीं है, वो समझते हमारे साथ एक जाती दुश्मनी की गई। हैमिंग सेड ऑल दिस, जस्ट इमेजिन यही इसी तरह की करारदाद अगर नवाज शरीफ के हामी पेश करते हैं, बेनजीर भुट्टो साहब के करते हैं, ये जरदारी साहब के करते हैं, गिलानी साहब के, नवाज शरीफ के या शहबाज के, तो पीटीआई का क्या इस पे रिएक्शन होना था? मतलब इमरान खान साहब क्या कहते हैं अगर वो वजीर आजम बैठे हो तो इस तरह की रेजोल्यूशन आती, तो वो तो कहते हैं कि देखा ये चोर डाकू है, मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, ये देखा मुझसे ये सजाएं माफ करवाना चाहते हैं। सो अब अगर डेफिनेटली इतनी बड़ी मूव है, इमरान खान साहब से इजाजत ली गई होगी, उन्होंने इनको एंडोर्स किया होगा कि आप जाएं। अब खान साहब को अदालतों पे पहले भी यकीन नहीं था, वो कहते मुझे नहीं था। अब आखिरी उम्मीद जो है उनको उस पार्लियामेंट से है। अब इस पार्लियामेंट में मजे की बात है, जब तक हुकूमती अरकान जो है पीपल्स पार्टी वाले और ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी के, वो लोग इसके हक में वोट ना डालें तो ये फिर करारदाद मंजूर नहीं होती, नंबर 1। अच्छा, करारदाद मंजूर हो भी जाए
तो इसका अगर मुझसे पूछे लीगल कोई इसकी बाइंडिंग नहीं है, अदालतों पे भी नहीं है, नैब पे नहीं है, FIA पे नहीं है कि वो जाएं और ख़त्म कर दें, अनलेस ये हुकूमत पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस निकाले या केसेस को खुद विड्रॉ करे लॉ मिनिस्ट्री। अदरवाइज इसकी लीगल कोई बाइंडिंग नहीं है, एक टोकन ज़रूर है। तो अगर आखिरी बात ये खान साहब उस पार्लियामेंट से वो क्यों एंडोर्समेंट चाहते हैं जिसको वो समझते हैं कि ये फ्रॉड है, 2 नंबरी है, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, ये मतलब फॉर्म ये 47 वाले लोग हैं। तो खान साहब जो हैं वो फॉर्म 47 वाले लोगों से वो क्यों वोट लेना चाहते हैं इस करारदाद पे? उन्हें पता है कि करारदाद मंजूर नहीं होगी, मतलब अक्सरियत में नहीं है, 90 है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब एक थोड़ा सा इशू जो है ना अपना ये अपने वर्कर्स का जो जेल में उनको अलाइव रखना चाहते हैं। सो उन्हें पता था कि जनाब के इससे उनको रिहाई भी नहीं मिलनी, केसेस खत्म भी नहीं होने और ये करारदाद मंजूर ही नहीं होनी। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे तो ये है कि इसको एडमिट नहीं करना, विच आई से टू या सादिक साहब उन्हें एडमिट करना चाहिए, आपको बिल्कुल करना चाहिए। साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी है, पोजीशन में बैठे हैं, उन्होंने करारदाद मूव की है, आप इसको आउटराइटली इसको रिजेक्ट ना करें ना, इस पर आउटराइटली वोटिंग करवाएं, आप इसको डिबेट के लिए हाउस के आगे रखें, उन्हें बात करने दें, उन्हें आपको अच्छा क्लास सिंस आपने लीगल कोर्स की बात की, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी जो है वाजे कर दी है कि वो हम दोबारा इतवार को एहतजाज कर रहे हैं और दोबारा से ये मामला जो है वो एहतजाज की तरफ जा रहा है। पहले एहतजाज से जो पिछले हफ्ते हुआ उसमें उनको क्या मिला और फिर अभी उनको क्या लगता है कि सड़कों पर आने से मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? एंड सेकेंडली कल बैरिस्टर अली जफर ने ये बात की थी कि हम ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ये हम अदालतों में लेके जाएंगे और जब तक इसका कोई इसकी कोई सेटलमेंट नहीं होती है, इसका कोई डिसीजन नहीं होता प्रॉपर, तब तक जो सेनेट के इलेक्शंस हैं और जो सदर का इलेक्शन है वो गैर आईनी होगा। तो ये मामलात मजीद उलझेंगे या अगेन ये भी बस सलामती बातें और ये अपने वो बचे कुछ ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं? अब वो तो यही कहेंगे और उनके साथ साफ ज़ाहिर है उनको इंसाफ नहीं मिला, वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ना सुप्रीम कोर्ट से मिला है, ना इलेक्शन कमीशन से मिला है, ना उन्हें इदारों से मिला है जो उनके जेन्युइन उनकी कंसर्न थी। अपनी गलती तो कोई नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा आज ही फैसला एक आया, उन्होंने कहा हम इससे इंटरवीन नहीं करते, कोई गए थे धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा आप इलेक्शन कमीशन के पास गए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा वो फोरम में उधर जाएं। सो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो भी दरखास्तें जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के, पिछले अगर हम ट्रेंड देखें पिछले 2 महीने का, किसी को एंटरटेन नहीं किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा भाई साहब ये इलेक्शन कमीशन का फैसला, ये जो आपके रिजर्व सीटों वाला है ट्रिब्यूनल में भेज ये वहीं से आया है, उधर से उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ना वो फैसला करे, ये ट्रिब्यूनल में जाए। सो वो मेरा नहीं ख्याल कि इनको वहां से कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एफर्ट्स नहीं करनी चाहिए ये सोच के हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक एक दरवाजा इनको खटखटाना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, एजिटेट करना चाहिए, मीडिया में करें, पार्लियामेंट में करें, सुप्रीम कोर्ट में करें, इनको बात अली जफर साहब को भी करनी चाहिए, इनके बाकी PTI के लोगों को करनी चाहिए। घर नहीं बैठ जाना चाहिए कि होना कुछ भी नहीं, होने कुछ वाले तस्वर की बजाय आपको अपनी एफर्ट जो है ना वो जारी रखनी चाहिए, अपने हक के लिए PTI को लड़ते रहना चाहिए। ठीक है क्लास, अब ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद आपसे कुछ कंक्लूडिंग कमेंट्स लेंगे और उसके बाद प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास। अब एक क्विक कमेंट, अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि बानी PTI बिल्कुल वैसी मुफाहमत चाहते हैं जैसी नेल्सन मंडेला को चाहिए थी। बड़ा इंटरेस्टिंग उनकी डिमांड है, अगर उन्होंने कहा है ना अलीमा खान साहबा ने और खान साहब भी इसी तरह के चाहते हैं तो फिर ये पहले पढ़ लें कि क्या उन पे जो इल्ज़ामात थे उन पे नेल्सन मंडेला साहब पे वो वही इल्ज़ामात थे जिसके लिए 28 साल उन्होंने जेल काटी, जो इमरान खान साहब पे हैं, नवाज शरीफ साहब पे थे, जरदारी साहब पे, गिलानी साहब, लंबी लिस्ट है। मतलब मुझे समझ नहीं आती, हम लोगों को थोड़ा सा भी कहीं पे कोई वो ख्वाजा आसिफ साहब वाली बातें याद आती हैं कि हमें थोड़ा सा शर्म हया कोई ग्रेस नहीं आती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कहाँ की बात हम कहाँ मिला देते। नेल्सन मंडेला वाली हमें वो चाहिए। नेल्सन मंडेला जो है उस पर करप्शन के केसेस थे, उस पर ये सारे ये फ्रॉड थे, उस पर ऑफशोर कंपनियां थी, उसके एवन फील्ड पार्क थे या घड़ियां बेची थी उसने दुबई में जाके, कि उसी तरह के 16 सफ़े मांगते हैं। वैसे दाद दें जो आइडिया देते हैं ना कि आम आदमी को तो पता ही नहीं है कि वो क्यों गए थे, इसे फिर हम तफसील से बात करेंगे। सो अगर आप नेल्सन मंडेला वाली सुलह जान आपको चाहिए ना तो फिर आपने काम भी नेल्सन मंडेला वाले रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।